डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, आई होप सब लोग ठीक होंगे अपने घर में। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर। उसके 6 लेक्चर्स आए थे। जो इसका लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने चार्ल्स लॉ को कंप्लीट किया था। आज हम लेक्चर नंबर 7 में गैस लॉ में और एक लॉ, थर्ड गैस लॉ, जिसका नाम है गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ, या उसका और एक नाम भी है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप और प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ ये दिया था गे-लुसेक्स साहब ने, थर्ड गैस लॉ। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, गे-लुसेक्स लॉ। देखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी गैस लॉज के रिगार्डिंग, तब मैंने बोला था किसी भी गैस लॉ में 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सही है ना? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 वेरिएबल्स होती है। एक लॉ में इन तीनों वेरिएबलों में से एक को फिक्स कर लो, बाद में देखो दोनों की क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, उसके बाद इन दो की रिलेशनशिप देखी थी, उसका नाम पड़ा था बॉयल्स लॉ। सेकंड लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, उसके बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप, जिसका नाम था चार्ल्स लॉ। आज हम इसको कांस्टेंट रखेंगे। किसको? V को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रेशर की चेंज से टेम्परेचर पे क्या चेंज आ सकती है, या टेम्परेचर की चेंज से प्रेशर पे क्या चेंज आएगी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो, साथ में नंबर ऑफ मोल्स, क्यों नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखो, मतलब मास क्वांटिटी भी फिक्स कर लो। उसके बाद प्रेशर की चेंज से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर की चेंज से इस कंडीशन पे वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इस पे क्या इफेक्ट होगा। उसी का नाम है गे-लुसेक्स लॉ, या नाम से भी यही है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। मतलब ये फिक्स कर लो, साथ में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर लो, प्रेशर की चेंज पे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर की चेंज पे प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, उसी का नाम है गे-लुसेक्स लॉ। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने इससे पहले लॉ किया था, सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ, उसमें हमने जिस तरह चार्ल्स लॉ था सेम वही है गे-लुसेक्स लॉ। तब क्या था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, इन दो की रिलेशन। आज हम इसको फिक्स करने जा रहे हैं, इन दो की रिलेशन। बाकी जो इसकी मैथमेटिकल पार्ट, इसका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है चार्ल्स लॉ के। तो इसीलिए मैंने बोला इस लेक्चर की स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट होगी। आई होप आप कंप्रोमाइज कर लोगे। इसका स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, गे-लुसेक्स लॉ का स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट ये रहा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेरे साथ लिखो आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देख लेना स्टेटमेंट के बाद, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगा एज दैट ऑफ चार्ल्स लॉ। वहां पे लिखा था एट कांस्टेंट प्रेशर, आज लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन mass, the pressure of a given mass of gas, the pressure of a given mass of gas
increases or decreases by 1, increases or decreases by 1/273, एक्चुअल में यहां पे 273.15 of its pressure at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature. अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखोगे ना, जिस तरह चार्ली लॉ का स्टेटमेंट था, ये ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है। बहुत सारी सिमिलरिटी है इस स्टेटमेंट में और चार्लीज लॉ के स्टेटमेंट में। चार्लीज लॉ के स्टेटमेंट में हमने ये किया था एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात की, बाकी सब यही था, जहां पे प्रेशर वहां पे वॉल्यूम। तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो, वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हो, उसके बाद उस गैस का जो प्रेशर होगा गिवन मास का मतलब यहां से नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो रहे हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये भी फिक्स हो रहे हैं, सही है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो और नंबर मास भी फिक्स कर रहे हो, उसका जो प्रेशर होगा या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब चेंज, सिंपली इसको क्या बोलेंगे, चेंज। इसको क्या बोलेंगे, चेंज भी बोल सकते हैं। बाय 1/273 इस फैक्टर से वो चेंज होगा अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कर रहे हो, सही। फिर से और एक बार बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी गैस का मास एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, फिक्स करते हो, उसके बाद उस गैस का जो प्रेशर होगा वो चेंज होगा इस फैक्टर से अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर रहे हो। ऐसे समझो, अगर आप उस गैस का जो गिवन मास ऑफ गैस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने गैस लिया, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम इस फैक्टर से बढ़ जाएगा। कि इससे बढ़ेगा जो उसका प्रेशर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या अगर आप उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करते हो और उसका जो प्रेशर होगा वो इस फैक्टर से डिक्रीज होगा। डिक्रीज कहां किससे होगा, जो उसका प्रेशर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सही। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आया होगा, क्योंकि जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूं सेम मैंने जब डिस्कस किया था चार्लीज लॉ, तब भी मैंने सेम इसी तरह इसको भी, तब भी मैंने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था इसी वे में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे लेक्चर नंबर 5 में। अब इस स्टेटमेंट को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम आगे थोड़ा जाएंगे इस लेक्चर में, मूव ऑन कर लेंगे। पहले भी मैंने बोला आज के लेक्चर में स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि वही मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस होने वाला है जो ऑलरेडी हमने चार्लीज लॉ में किया है।
से सपोज मेरे पास एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है मेरे पास, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं उस गैस को ले रहा हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं उसका मास कंसिडर कर, सॉरी मास नहीं, प्रेशर मान रहा हूँ P0, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का प्रेशर मैं कंसिडर कर रहा हूँ P0। अगर मैं इस टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज कर रहा हूं, मतलब अगर मैं इस टेम्परेचर को अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा हूं, तो इसका जो प्रेशर होगा वही कितना होगा, P0 P0 प्लस 1/273 P0। समझ लो इस बात को, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तब यहाँ पे V0 था, यहाँ पे V0 जब मैंने चार्लीज लॉ को डिस्कस किया था। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर इस फैक्टर से बढ़ेगा, इस फैक्टर से। ये किसको ऐड होगा, जो प्रेशर उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, P0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस P0/273 इंटू पे 1 भी लिख सकते हैं, वो तो वही है। ये इसका प्रेशर बनेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना बढ़ जाएगा। इस फैक्टर से वो इंक्रीज होगा जब आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया, उसका प्रेशर, नया प्रेशर दिस प्लस दिस, ये इंक्रीमेंट हुई है किसको, जो प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इस फैक्टर से वो ज्यादा होगा। सही है ना। अगर मैं अब 2 डिग्री पे देख रहा हूं, अब और 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर, तो प्रेशर उसका क्या होगा, इसका प्रेशर बनेगा P0 प्लस P0/273 इंटू 2। ये उसका प्रेशर बनेगा 2 डिग्री बढ़ाने से, इतना प्रेशर। अब मैं यहां पे एक जनरल इक्वेशन बना रहा हूं, एक जनरल इक्वेशन। अगर मेरा टेम्परेचर, मैंने कंसिडर किया टेम्परेचर जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, VT, यही होगा ना। अब VT किसके बराबर होगा, यहां से आओ, कॉमन सेंस, यहां देख लो, P0 प्लस P0/273 P0/273 इंटू, यहां चेक कर लो, जब 1 डिग्री से बढ़ाया मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, जब 2 डिग्री से चेंज किया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आया। अगर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ बताइए आप, 10 आएगा। इसी तरह अब मैं T डिग्री से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, T, शाबाश, T डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं और सिंपलीफाई कर रहा हूँ, V वॉल्यूम, सॉरी V नहीं है, ये प्रेशर है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, PT प्रेशर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट, ये अब मैं समझाने के लिए लिखा हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो अंडरस्टूड है आप लोगों को। तो ये प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा ऐसे, यहां से P0, यहां से भी ये फर्स्ट एक टर्म है, ये एक टर्म है यहां से, तो दोनों में P0 है, प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस T, शाबाश, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। तो ये इक्वेशन आपको आएगी। ये हमने चार्लीज लॉ में भी डिराइव की थी, वहां पे मैंने क्या लिया था, P0 की जगह V0, बस इतनी ही चेंज। यहां पे क्या है, PT क्या की जगह VT, बस बाकी सिंपल वही है।
इसको मैं अब देखो, ये प्लस साइन का मतलब क्या है, और मैं साथ में माइनस साइन भी लगा सकता हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तब आप प्लस साइन लोगे। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होगा। स्टेटमेंट में यही था, increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर होगा, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसका प्रेशर क्या बनेगा, 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप अब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, -1 डिग्री से डिक्रीज करोगे, उसका प्रेशर क्या बनेगा, 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे आप माइनस, तो आप ये समझ लेना प्लस माइनस का क्या मतलब है। प्लस साइन तब लोगे जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। अगर आप 10 डिग्री बढ़ाओगे +10 लोगे, इसकी जगह 100 डिग्री से बढ़ाओगे तो +100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप सेम उसका जस्ट अपोजिट करोगे, माइनस मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर कम करोगे, तो यहां पे आप माइनस साइन लोगे। अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर कम करो तो -10। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इतना क्लियर? चलो अच्छी बात है, थोड़ा आगे मूव ऑन कर लेंगे। ये जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप, इस इक्वेशन की हेल्प से आप टेम्परेचर प्रेशर निकाल सकते हो किसी भी टेम्परेचर पे, प्रोवाइडेड आपको मालूम होना चाहिए उस गैस का प्रेशर क्या है, किस पे, ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका आपको ये चीज अगर आपको मालूम है तो फिर अगर आप कितने डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो आप उसका ऑटोमेटिकली फाइनली आप उसका प्रेशर उस टेम्परेचर पे आप निकाल सकते हो, अगर आपको ये चीज मालूम है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रेशर है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप प्रेशर को आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर पे। अगर आप चेंज कर रहे हो टेम्परेचर, चेंज का मतलब या तो कम करना, या तो या इंक्रीज करना, या डिक्रीज करना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है चार्ल्स लॉ में, इसलिए मेरी जो स्पीड है आज थोड़ी बहुत फास्ट जा रही है। चार्ल्स लॉ को अच्छे से आप 2-3 बार वॉच कर लें, वीडियो लेक्चर नंबर 5 और 6 को अच्छी तरह देखो, फिर इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको समझने में। अब मैं ऐसे एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। अगर मेरे पास है टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे मैं कंसिडर कर रहा हूं गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, P1 होगा, P1। अब P1 किसके बराबर होगा, P0 प्लस P0/273 इंटू 1, नहीं T1 जो टेम्परेचर है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो जो P1 है, P1 किसके बराबर आएगा, P0। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे जिस तरह लास्ट किया था अभी। P0 यहां पर भी, P0 यहां पर भी, P0 बाहर आएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन शाबाश 273। और सिंपलीफाई कर लेंगे, P1 इक्वल टू P0, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 273 इंटू 1 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 T1 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे 273 इंटू 1 273। इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं उसी गैस को जिसका वॉल्यूम V में कंसिडर कर रहा हूं और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स M मान रहा हूं, तो जो इसका वॉल्यूम V एंड N वो यहां पर भी मैंने वही लिया। अब सेम गैस को मैं जिसका वॉल्यूम फिर से मैं V मान रहा हूं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट एंड साथ में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मतलब मास को मैं फिक्स कर रहा हूं। तो अब उसी गैस को मैं अब दूसरे टेम्परेचर पे ले रहा हूं, T2 से T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहा हूं। अब बताइए यहां पे क्या होगा उसका, यहां पे उसका प्रेशर क्या बनेगा, जिस तरह T1 पे P1 बना था, T2 पे क्या बनेगा, P2, शाबाश। P2 किसके बराबर होगा, सीधे
पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273 इंटू T2 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आएगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलो अच्छी बात है। अगर मैं इसी तरह इसको सॉल्व कर लूं तो फाइनली ये लिख सकता हूं P2 किसके बराबर आएगा? सीधे ऐसे P नॉट इंटू 273, आप खुद सॉल्व करना, यही आएगा 273 प्लस आएगा T2, जिस तरह यहां पे आया T1 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे आएगा T2 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड अपान पे वही चीज 273। इस इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूं सेकंड। सही, जिस तरह ये सॉल्व किया इसी तरह आप भी सॉल्व कर लो, यही बनेगा लास्ट पे। अब क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आपको समझ आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। कंपेयर का मतलब डिवाइडिंग, सिंपली जब भी आप कंपेयर करो तो डिवाइड मान लेना। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो इसका फर्स्ट का RHS LHS है P1, सेकंड इक्वेशन का LHS P2, P1 बाई P2। अब इसका देखो, इसका RHS P नॉट इंटू पे क्या है 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे इसका अपना 273, ये इसका RHS हुआ फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन का RHS डिवाइड करना मतलब होल डिवाइड, क्या आएगा इसका RHS P नॉट इंटू 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड होल डिवाइड इसका अपना 273। अब देखो खुद P नॉट से P नॉट कैंसिल होगा, इसी तरह 273 से 273 कैंसिल होगा ना, क्योंकि ये मल्टीपल में जाएगा, बाद में यहाँ पे आएगा ऊपर 273 तो ऊपर आएगा, कैंसिल आउट। अब फाइनल इक्वेशन हमारी रिड्यूस क्या हुई, ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप नोट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो फाइनली मेरी इक्वेशन क्या रिड्यूस हुई, P1 बाई P2 इक्वल टू वहां पे क्या बचा ऊपर 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे क्या बचा 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ अब देखो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस डिस्कस हुए थे वहां पे टेम्परेचर डिस्कस हुआ था, आप लोगों को याद होगा अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करोगे वो किस में कन्वर्ट होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। किस में, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को अब क्या बोलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 273 ऐड कर लो वो बनेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जिसका और एक नाम था केल्विन टेम्परेचर। तो इसको क्या लिखेंगे अब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम केस नीचे भी है ना, डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर लो, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, केल्विन बोलो या एब्सोल्यूट बोलो, मतलब ये भी यही आएगा। अब देखो इस एब्सोल्यूट ऊपर वाले एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मैं डिनोट कर रहा हूं ऐसे T1 से, कैपिटल T को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, स्मॉल T1 को हम मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या आएगा इक्वेशन, P1 बाई P2, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको मान लेते हैं कैपिटल T1, नीचे क्या आएगा इसी तरह कैपिटल T2, ये मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 या एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2। अब यहां से आप देख लीजिए, यहां से आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां से स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपको यहां तक समझ आया है, आप ये चीजें नोट कर लो। अब मैं यहां पे ये इरेज करने जा रहा हूं।
देख लीजिए, हाँ देख लीजिए बेटा, देखो क्या क्या होने वाला है। यहां चेक कर लो, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही है ना। प्रेशर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, सेम केस, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जनरल में, जनरल में क्या लिखूं, ऐसे लिखूं, शाबाश शाबाश, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, सही है। ये सारा, ये जो सारी कहानी है, स्टोरी है, किस पे चल रही है, एट कांस्टेंट V एंड N, मतलब नंबर ऑफ गैस का, नंबर ऑफ मोल्स एंड उसका वॉल्यूम फिक्स करना है। बाद में आपके पास क्या आ गया, उसका जो प्रेशर होगा वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर बढ़ाओ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। या रिटर्न में उसका अगर आप किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर रहे हो उसका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल। तो मतलब अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर आप उसके टेम्परेचर को कम करोगे उसका प्रेशर भी कम होगा। यही है डायरेक्ट रिलेशन का मतलब। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है गे-लुसाक्स लॉ का, जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम गे-लुसाक्स लॉ states that at constant volume the pressure of a given mass of a gas, given mass क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हुए, the pressure of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। तो ये है और एक स्टेटमेंट गे-लुसाक्स लॉ का। तो क्या है इसका मतलब, कोई भी गैस अगर आप उसका मास एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो उसका जो प्रेशर होगा वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है, सही है। तो ये अगर आप प्रेशर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करोगे उसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये आप नोट कर लो। यहां से मैं ये चीजें इरेज करने जा रहा हूं। स्पीड फास्ट तो नहीं है ना, स्पीड फास्ट तो नहीं है, थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट है, मुझे लग रहा है, मुझे वही फील हो रहा है, बट मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आई नो मैंने ये चीजें डिस्कस की है चार्ल्स लॉ में। ये चीजें भी आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई, जो P है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट
वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ऐसे P इक्वल टू के टी, ये आएगा के टी। अब ये जो K है, K का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समझ लो। अब इस K के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। K इस गैस का या किसी भी गैस का तब तक इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड्स। K का वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आपके पास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, सही। अगर आपने गैस का वॉल्यूम चेंज किया या अगर आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया, उसका K का वैल्यू भी चेंज होगा। तो मतलब तब तक इसका वैल्यू फिक्स रहेगा जब तक ये दो कांस्टेंट होंगे, जब तक ये दो कांस्टेंट रहेंगे। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स जब तक आप फिक्स करोगे तब तक K का वैल्यू कांस्टेंट। अगर इन दो में से अगर आपने एक को चेंज किया तो K का वैल्यू भी चेंज होगा। अब यहां देखो, इसको और तरीके में लिख रहा हूं, ये T यहां पे ट्रांसपोज कर लो, क्या जाएगा डिवाइड में, किसके बराबर है, K के बराबर। तो यहां से और एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट निकल के आता है गे-लुसाक्स लॉ का। बताइए क्या स्टेटमेंट हो सकता है। मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, आप खुद लिख लेना, समझ लो। यहां से देखो, यहां देखो क्या स्टेटमेंट आएगा। इसका स्टेटमेंट ये रहा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब मैं n की बात करूं तो उसका मास फिक्स, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। या इस तरह बोलो, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको ये समझ आया, और खुद इस चीज को आप नोट कर लेना, अपने कॉपी पे खुद लिख लेना। फिर से बोल रहा हूं एक बार, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के बराबर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही। अब थोड़ा और आगे, अब देखो मैं एक ही गैस की बात कर रहा हूं। गैस है मेरे पास एक, उसी गैस को, उस गैस का मैं V एंड N, V का मतलब वॉल्यूम एंड N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये इन दोनों को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, समझ लेना। उसके बाद इसी गैस को मैं दो डिफरेंट कंडीशंस पे ले रहा हूं, दो डिफरेंट कंडीशंस पे ले रहा हूं। ये है कंडीशन नंबर 1, यहां ले रहा हूं कंडीशन नंबर 2। इस कंडीशन पे उसका मैं कंसिडर कर रहा हूं प्रेशर P1, इस कंडीशन पे मैं मान रहा हूं उसका टेम्परेचर जो है वो T1 में कंसिडर कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन पे मैं उसका प्रेशर मान रहा हूं P2 और उसका टेम्परेचर मैं कंसिडर कर रहा हूं T2। अब देखो एक ही गैस की बात हो रही है दो डिफरेंट कंडीशंस पे, और जिस गैस की मैं बात कर रहा हूं उसका मैंने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स किया, मतलब इन दो को कांस्टेंट रखा है। अब यहां पे गे-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को देख लो, यहां पे क्या गे-लुसाक्स लॉ अप्लाई हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली। क्या बनेगी इक्वेशन? P1 बाई T1 इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग K के बराबर। यहां देख लो, इस यहां पर भी गे-लुसाक्स लॉ अप्लाई हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? P2 बाई T2 किसके बराबर? K के बराबर। देखो ये यहां पे गे-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 बाई T1 इक्वल टू K, यहां पे P2 बाई T2 इक्वल टू K। अब सर आपका ये
सर यहाँ पे आपने K1 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे आपने K2 क्यों नहीं लिया, जब आपने P1 T1 लिया, P2 T2 लिया, यहाँ पे K1 और K2 क्यों नहीं लिया? मेरा आंसर आपसे ये रहेगा, देखो मैं सेम गैस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जिस गैस की मैं बात कर रहा हूँ उसका मैंने V एंड N, आई मीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, उसको मैंने फिक्स किया। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस गैस की बात हो रही है उसका जो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, वही नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम यहाँ पे है। मतलब ऐसे समझो, अगर मेरे पास मैंने जो गैस कंसिडर किया उसका वॉल्यूम है 1 लीटर और उसके नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास 1 ग्राम, तो यहाँ पर भी उसका वॉल्यूम 1 लीटर, उसका मास 1 ग्राम, और इस कंडीशन पे भी उसका मास 1 ग्राम है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही है। तभी K मैंने यहां पर भी लिखा, क्योंकि K अभी बोला था 2-3 मिनट पहले, K का वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखोगे। अगर इन दो वेरिएबल में से अगर आपने किसी एक वेरिएबल को चेंज किया तो नंबर ऑफ K का वैल्यू भी चेंज होगा। जो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने सीधे लिखा यहाँ पर भी K का वैल्यू K ही, यहाँ पर भी K का वैल्यू K ही। अगर मैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर लूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर कर लूँ, तो अपने आप कंपेयर कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं थोड़ा बहुत लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर लो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को। क्या दोनों इक्वेशन में RHS पार्ट सेम है? यहाँ पर भी K है, वहाँ पर भी K है, तो साफ साफ आएगा क्या, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2, P2 by T2। या इसका और एक तरीका है लिखने का, P1 T2 किसके बराबर आएगा, P2 T1। ये दिखाई दे रहा है, P2 T1। इनको बोलते हैं हम, इन इक्वेशंस को दोनों को एक ही है ये, इसको बोलते हैं हम गे-लुसेक्स इक्वेशन। यहां मैं लिख रहा हूं गे-लुसेक्स इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 या P1 T2 इक्वल टू P2 T1। इस इक्वेशन को आप याद रखो क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये काम आएगी। तो इस तरह से ये जो गे-लुसेक्स लॉ है इसका मैथमेटिकल पार्ट खत्म हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, इसकी डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गे-लुसेक्स लॉ। यहां पर भी थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट होगी क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए हैं। स्टार्टिंग में जनरल कुछ ग्राफ्स, उसके बाद बॉयलर्स लॉ में ग्राफ्स, उसके बाद चार्ल्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही ग्राफ्स यहाँ पर भी आएंगे। थोड़ी बहुत चेंज होगी, क्या, वेरिएबल्स, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में वेरिएबल की चेंज होगी, बाकी ग्राफ्स तो वही आएंगे। हेडिंग डालो मेरे साथ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस graphical representations of Gay-Lussac's law। Graphical representations of Gay-Lussac's law। नंबर फर्स्ट, मैं ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, P वर्सेस T ग्राफ। देखो हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल टू K T केल्विन, यही है ना इक्वेशन, यही है गे-लुसेक्स लॉ। यहां देखो Y, ये रहा M, ये रहा X, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, Y इक्वल टू mx, प्लस में क्या है 0, यहां पर भी +0। अब आपको याद होगा
इक्वेशन का ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यही है ना इसका। ये इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले रहा हूं y जो कि यहां पे p है, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले रहा हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्ट्रेट लाइन एक तो डायरेक्ट रिलेशन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अभी तक हमने यही किया गेल-लुसाक लॉ में। दूसरी बात, इनका पावर 1, जब डायरेक्ट रिलेशन होगी, और दूसरा क्या है, पावर जब सेम होंगे तो ग्राफ आता है लीनियर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब स्टार्ट कहां से होगा, 0 का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इस तरह का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है किसके बराबर, मैंने बोला था आपको जो सेकंड फंक्शन होगी उससे पहले जो होता है वही स्लोप। यहां देखो m का यहां पे k के बराबर। अब स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो डिपेंड करता है, यहां पे देखो अपवर्ड डायरेक्शन की तरह जा रहा हूं, मैंने आपको 1000 बार अभी तक बोला है अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव, या वो नहीं तो ये या तो होगा, ये थीटा चेक कर लो, एंगल एक्यूट है, जब एक्यूट एंगल होता है तब स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप, सही है ना। अब इसका इंटरसेप्ट यहां देखो, इंटरसेप्ट का क्या मतलब था, इंटरसेप्ट का ये मतलब था जो कर्व प्लॉट हुई है, जो लाइन प्लॉट हुई है दो फंक्शंस के बीच में, उसने y एक्सिस को कहां पे कट किया, यहां देखो कहां पे कट किया, 0 पे, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, 0। ये इसका स्लोप पॉजिटिव और बराबर है k के बराबर, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, 0। यहां देखो ये जो स्लोप, ये जो कर्व ऑब्टेन हुई है, ये करो, टेम्परेचर क्या, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कर्व ऑब्टेन हुई किस पे, इस पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इस कर्व को बोलते हैं, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑब्टेन हुई है उस कर्व को बोलते हैं आइसोकोर, याद रखो, आइसोकोर, ISOCHORE, आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब यहां लिख रहा हूं, आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम सेम, वो कर्व जिस कर्व पे वॉल्यूम सेम होगा हर एक जगह, उस कर्व को बोलते हैं आइसोकोर। आइसो का मतलब सेम, कोर का मतलब वॉल्यूम। तो ये जो कर्व प्लॉट हुई है बिटवीन T एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस कर्व पे हर एक जगह वॉल्यूम सेम होगा, सही है ना। से सपोज मैं इस कर्व पे 2-3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं, यहां मान लो एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं x, यहां मान लो और एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं y, यहां मान लो और एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं z। जो प्रेशर वॉल्यूम यहां पे होगा वही वॉल्यूम यहां पर भी होगा, और वही वॉल्यूम यहां पर भी होगा। तो इस कर्व पे हर एक जगह पे वॉल्यूम क्या होगा, सेम, मतलब ऐसे जो वॉल्यूम x पॉइंट पे होगा वो बराबर होगा जो वॉल्यूम पॉइंट y पे होगा, वही वॉल्यूम बराबर होगा जो पॉइंट z पे होगा। इसी को बोलते हैं आइसोकोर, सेम वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट, हर एक जगह पे सेम वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं आइसोकोर, सेम वॉल्यूम। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। पॉज कर लो वीडियो को और कॉपी पे नोट कर लो। अब मैं और एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं यहां पे, ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग में फिर से प्रेशर को ले रहा हूं। अब मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग, अभी तक मैंने लिया था टेम्परेचर केल्विन में, अब मैं ले रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इस एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग।
तो बताइए ग्राफ क्या आएगा। ये हमने चार्लीज लॉ में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए ग्राफ क्या आएगा। वहाँ पे ये ग्राफ आ रहा था, आप चेक कर लो, यही ग्राफ आ रहा था। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे टेम्परेचर 0, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, यहाँ भी देखो इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते हैं इसका प्रेशर है P0। अब यहाँ पे आओ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आओ इस टेम्परेचर पे प्रेशर और इंक्रीज हुआ ना इंक्रीज। अब सेम चार्लीज लॉ में जब मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद कर लो, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, से सपोज ये है वो, यहाँ पे इसका टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर सीधे डबल होगा ऐसे। अगर ये P0 है, ये क्या होगा, ट्वाइस P0 के बराबर ये प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, अब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, -273 पे पहुँच गया। यहाँ पे इसका जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे इसका प्रेशर जो होगा वो 0 के बराबर। यही चीज़ें मैंने चार्लीज लॉ में डिस्कस की थी, वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे प्रेशर है। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आया, अब मैं इसको यहाँ पे मैथमेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी उम्मीद होगी यही आपको समझ आएगा। देखो हमारे पास इक्वेशन है P = KT, बट कौन सा T है ये, केल्विन टेम्परेचर। सही है ना, हाँ सही है सर। अब आप लोगों को याद होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर, वो किसके बराबर होता है, 273 प्लस, शाबाश, हाँ, T डिग्री सेंटीग्रेड, यही है ना। अब यहाँ पे T केल्विन, यहाँ पे T केल्विन किसके बराबर। अब आप ये वैल्यू उठाओ, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लो। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, P = K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू T केल्विन की जगह 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, यही है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, P = K 273 K प्लस K इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं पोजीशन चेंज करने जा रहा हूँ। P = वो पहले लिखेंगे K T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 K। अब देखो ये किसके बराबर है, क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये दूसरी फंक्शन है। देखो P यहाँ पर P है, दूसरी फंक्शन T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मतलब ये Y, ये क्या आ गया X। जो सेकंड फंक्शन से पहले वो क्या होता है M, Y = mx। अब ये प्लस C, Y = mx प्लस C। जब हमने जनरल ग्राफ डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, तब Y = mx प्लस C, इसका क्या ग्राफ आ रहा था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि Y प्रोपोर्शनल X, P प्रोपोर्शनल T डिग्री सेंटीग्रेड, स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप m के बराबर जो कि यहाँ पे k है, उसका इंटरसेप्ट c के बराबर जो कि यहाँ पे 273 k। अब इसका जो स्लोप है, ये लाइन ग्राफ, ये ऐसे आ रहा था ग्राफ, ऐसे ही जब हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी, इसका ग्राफ ये आ रहा था। इसका स्लोप किसके बराबर है, m क्या है k। अब बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ देखो ऊपर की तरह जा रही है, यहाँ से देखो ना ऊपर की तरह जा रहा है, तो स्लोप जब ऊपर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। या अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया, तब मैंने बोला था, जब मैंने ये इक्वेशन डिस्कस की थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब मैंने बोला था यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लो,
किसके पैरेलल। एक्स एक्सिस जो कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस है, वहाँ पे थीटा चेक कर लो, ये जो थीटा है वही देख लो। ये थीटा क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल होगा तब स्लोप पॉजिटिव। दूसरी बात, इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर है, जो सी यहाँ पे क्या है 273 के 273। यही पॉइंट इस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पॉइंट्स आते हैं। अब देखो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मतलब ऊपर की साइड में कट किया ना एक्स वाई एक्सिस को, प्रेशर एक्सिस को पॉजिटिव साइड में, ये तो पॉजिटिव है। हाँ देखो इसका इंटरसेप्ट 273 केल्विन, केल्विन नहीं है, ये के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब इसने पॉजिटिव, ये यहाँ देखो पॉजिटिव साइड में वाई एक्सिस जो कि हमें प्रेशर एक्सिस वहाँ पे कट किया, तो इसका जो इंटरसेप्ट है ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों चीज़ें इसके पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव और इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। स्लोप किसके बराबर, के के बराबर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ गैस के बराबर। इसका इंटरसेप्ट 273 के बराबर और वो भी पॉजिटिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। आपको ऐसे दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रेशर ओवर T डिग्री सेंटीग्रेड का जो प्लॉट है उसका आप बताइए स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, और साथ में वही से वो साइन भी देगा। ऐसे कर लेगा के ब्रैकेट में लिखेगा वो नेगेटिव, या 273 के ब्रैकेट में वो अपने आप लिखेगा नेगेटिव। तब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इसका स्लोप के बराबर पॉजिटिव और इसका इंटरसेप्ट 273 के बराबर और वो भी पॉजिटिव। इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वही है उसका 273 के बराबर पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है इस तरह के ग्राफ्स अभी तक। तो बेटा आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई दे रही हूँ, लाइटिंग इशू है यहाँ पे क्लाउड की वजह से, तो जो इसका आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लाइटिंग इशू की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पूरा विजुअलाइज नहीं हो रहा है चीज़ें कैमरा में। तो आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने किया है, यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया है। एक दो बार वीडियो को देख लो और कॉपी पे नोट डाउन कर लो। थैंक यू वेरी मच।